नमस्कार साथियों, शून्यकाल में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के पालघर में अ, साधुओं की हत्या को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। लोग बहुत गुस्से में हैं। पूरा संत समाज उसको लेकर गुस्सा कर रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी इस घटना को लेकर निंदा करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए आश्वासन दिया। अब तक इस घटना के बाद 110 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, उसमें से 9 नाबालिग है। लेकिन इस देश में ये मॉब लिंचिंग की घटनाएं, भीड़ द्वारा जो ये हत्याएं की जा रही है, ये कोई नई घटना नहीं है। ऐसी मॉब लिंचिंग, भीड़ द्वारा हत्याएं जब भी की जाती है तो सब लोगों को इसके खिलाफ आगे आना चाहिए। किसी भी धर्म के व्यक्ति के साथ ऐसी घटना हो या किसी भी धर्म के व्यक्ति द्वारा की गई हो, जब भीड़ खुद न्याय करने के लिए आगे निकल कर आती है तब इस तरह की घटनाएं बढ़ने लगती है। लेकिन इन भीड़ के खतरों को लेकर हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई ने बहुत पहले ही हरिशंकर परसाई ने बहुत पहले 1991 में एक लेख लिखा था, आवारा भीड़ के खतरे। तो आइए हम उस लेख के बारे में बात करते हैं। हरिशंकर परसाई ने उस समय आवारा भीड़ के खतरों को देखते हुए लिखा था कि एक अंतरंग गोष्ठी सी हो रही थी युवा असंतोष पर। इलाहाबाद के लक्ष्मीकांत वर्मा ने बताया, पिछली दीपावली पर एक साड़ी की दुकान पर कांच के केस में सुंदर मॉडल खड़ी थी। एक युवक ने एकाएक पत्थर उठाकर उस पर दे मारा। कांच टूट गया। आसपास के लोगों ने पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। उसने तमतमाए चेहरे से जवाब दिया, हरामजादी बहुत खूबसूरत है। हम 4-5 लेखक चर्चा करते रहे कि लड़के ने इस कृत्य का क्या कारण है, लड़के के इस कृत्य का क्या कारण है, क्या अर्थ है, ये कैसी मानसिकता है और ये मानसिकता क्यों बनी। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में ये सवाल दुनिया भर में युवाओं के बारे में उठ रहे हैं, पश्चिम के संपन्न देशों में भी और तीसरी दुनिया के गरीब देशों में भी। अमेरिका से आवारा हिप्पी और हरे राम हरे कृष्ण गाते अपनी व्यवस्था से असंतुष्ट युवा भारत आते हैं और भारत का युवा लालायित रहता है कि चाहे चपरासी का काम मिले, अमेरिका में रहूं। स्टेटस जाना है, यानी 24 घंटे गंगा नहाना है, ये अपवाद है। भीड़ की भीड़ उन युवकों की है जो हताश, बेकार और क्रुद्ध है। संपन्न पश्चिम के युवकों के व्यवहार और भारत के युवकों के व्यवहार में अंतर है। सवाल है, उस युवक ने सुंदर मॉडल के चेहरे पर पत्थर क्यों फेंका। हरामजादी बहुत खूबसूरत है, ये उस गुस्से का कारण क्यों है। वाह कितनी सुंदर है, ऐसा इस तरह के युवक क्यों नहीं करते या कहते। युवक साधारण कुर्ता पजामा पहने था, चेहरा बुझा था जिसकी राख में चिंगारी निकली थी पत्थर फेंकते वक्त। शिक्षित था, बेकार था, नौकरी के लिए भटकता रहा था, धंधा कोई नहीं। घर की हालत खराब, घर में अपमान, बाहर अवहेलना, वह आत्मग्लानि से क्षुब्ध, घुटन और गुस्सा, एक नकारात्मक भावना, सबसे शिकायत। ऐसी मानसिकता में सुंदरता देखकर चिढ़ होती है। खिले हुए फूल बुरे लगते हैं, किसी के अच्छे घर से घृणा होती है, सुंदर कार पर थूकने का मन होता है, मीठा गाना सुनकर तकलीफ होती है, अच्छे कपड़े पहने खुशहाल साथियों से विरक्ति होती है, जिस चीज से खुशी, सुंदरता, संपन्नता, सफलता, प्रतिष्ठा का बोध होता है, उस पर गुस्सा आता है। बूढ़े सयाने लोगों का लड़का जब मिडिल स्कूल में होता है तभी से शिकायतें होने लगती है। वे कहते हैं कि ये लड़के कैसे हो गए, हमारे जमाने में ऐसा नहीं था। हम पिता, गुरु, समाज के आदरणीयों के बात सिर झुकाकर मान लेते थे। अब ये लड़के बहस करते हैं, किसी की नहीं मानते, गुरु का भी प्रतिवाद नहीं करता, समाज के नेताओं को भी नहीं। मगर जब हम किशोरावस्था में थे, जानकारी ही क्या थी। हमारे कस्बे में 10-12 अखबार आते थे, रेडियो नहीं। स्वतंत्रता संग्राम का जमाना था, सब नेता हमारे हीरो थे, स्थानीय भी और जवाहरलाल नेहरू भी। हम पिता, गुरु, समाज के नेता आदि की कमजोरियां नहीं जानते थे। मुझे बाद में समझ आया कि मेरे पिता कोयले के भट्टों पर काम करने वाले गोंडों का शोषण करते थे। पर अब मेरा 11 साल का नाती 5वीं कक्षा में पढ़ता है, सवेरे अखबार पढ़ता है, टेलीविजन देखता है, रेडियो सुनता है और तमाम नेताओं की पोल जानता है और सबकी आलोचना करता है। घर में कुछ ऐसा करने को कहो तो प्रतिरोध करता है, मेरी बात भी तो सुनो, दिन भर पढ़कर आया हूं, अब फिर कहते हो कि पढ़ने बैठ जाऊं।
थोड़ी देर नहीं खेलूंगा, नहीं तो पढ़ाई भी नहीं होगी। हमारी पुस्तक में लिखा है, वह जानता है कि घर में बड़े कब कब झूठ बोलते हैं। ऊंची पढ़ाई वाले विश्वविद्यालय के छात्र सवेरे अखबार पढ़ते हैं, तमाम राजनीति और समाज के नेताओं के भ्रष्टाचार पतनशीलता के किस्से पढ़ते हैं। अखबार देश को चलाने वाले और समाज के नियामकों के छल कपट प्रपंच दुराचार की खबरों से भरे रहते हैं। धर्माचार्यों की चरित्रहीनता उजागर होती है। यही नेता अपने हर भाषण हर उपदेश में छात्रों से कहते हैं, युवकों तुम्हें देश का निर्माण करना है क्योंकि हमने नाश कर दिया। तुम्हें चरित्रवान बनना है क्योंकि हम तो चरित्रहीन हैं। शिक्षा का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, नैतिक चरित्र का ग्रहण करना है। हमने शिक्षा और अशिक्षा से पैसा कमाना और अनैतिक होना ही सीखा। इन नेताओं पर छात्रों युवकों की आस्था कैसे जमेगी? छात्र अपने प्रोफेसरों के बारे में सब जानते हैं, उनका ऊंचा वेतन लेना और पढ़ाना नहीं, उनकी गुटबंदी, एक दूसरों की टांग खींचना, नीच कृत्य, द्वेषवश छात्रों को फेल करना, पक्षपात, छात्रों का गुटबंदी में उपयोग। छात्रों से कुछ भी नहीं छिपा रहता, वे घरेलू मामले भी जानते हैं। ऐसे गुरुओं पर छात्र कैसे आस्था जमाएगा? बड़े लड़के अपने पिता को भी जानते हैं। वे देखते हैं कि पिता का वेतन तो 3,000 है, पर घर का ठाट बाट 8,000 रुपए का है। मेरा बाप घूस खाता है, मुझे ईमानदारी के उपदेश देता है। हमारे समय के लड़के लड़कियों के लिए सूचना और जानकारी के इतने माध्यम खुले हैं कि वे सब क्षेत्रों में अपने बड़ों के बारे में सब कुछ जानते हैं। इसलिए युवाओं से ही नहीं, बच्चों से भी अंध आज्ञाकारिता की आशा नहीं की जा सकती। हमारे यहाँ ज्ञानी ने बहुत पहले कहा था, प्राप्तेषु षोडशे वर्षे पुत्र मित्र समाचरेत। उनसे बात की जा सकती है, उन्हें समझाया जा सकता है। कल परसों मेरा 12 साल का नाती बाहर खेल रहा था, उसकी परीक्षा हो चुकी है और लंबी छुट्टी है। उससे घर आने के लिए उसके चाचा ने 2-3 बार कहा, डांटा। वह आ गया और रोते हुए चिल्लाया, हम क्या करें? ऐसी तैसी सरकार की जिसने छुट्टी कर दी। छुट्टी काटना उसकी समस्या है, वह कुछ तो करेगा ही। दबाओगे तो विद्रोह करेगा। युवक युवतियों के सामने आस्था का संकट है, सब बड़े उसके सामने नंगे हैं। मूल्यों का संकट भी उसके सामने है, सब तरफ मूल्यहीनता है। यूरोप में दूसरे महायुद्ध के दौरान जो पीढ़ी पैदा हुई उसे लास्ट जनरेशन, खोई हुई पीढ़ी कहा जाता है। युद्ध के दौरान अभाव, भूखमरी, शिक्षा, चिकित्सा की ठीक व्यवस्था नहीं। युद्ध में सब बड़े लगे हैं तो बच्चों की परवाह करने वाला कौन है? अंग्रेज लेखक जॉर्ज ऑस्बर्न ने इस क्रुद्ध पीढ़ी पर नाटक लिखा था जो बहुत पढ़ा गया और उस पर फिल्म भी बनी। नाटक का नाम है लुक बैक इन एंगर। मगर यह सिलसिला यूरोप के फिर से व्यवस्थित और संपन्न हो जाने पर भी चलता रहा। कुछ युवक समाज के ड्रॉप आउट हुए, बीट जनरेशन पैदा हुई। औद्योगिकरण के बाद यूरोप में काफी प्रतिशत बेकारी है। अमेरिका में भी बहुत बेकारी है। वहां एक और बेकारी से पीड़ित युवक है तो दूसरी ओर अतिशय संपन्नता से पीड़ित युवक भी। छात्रों युवकों को क्रांति की, सामाजिक परिवर्तन की शक्ति मानते हैं, सही मानते हैं। अगर छात्रों युवकों में विचार हो, दिशा हो, संगठन और सकारात्मक उत्साह हो तो वे अपने से ऊपर की पीढ़ी की बुराइयों को तो समझे, तो उन्हीं बुराइयों के उत्तराधिकारी न बने। उनमें अपनी ओर से दूसरी बुराइयां मिलाकर पतन की परंपरा को आगे नहीं बढ़ाएंगे। सिर्फ आक्रोश तो आत्मक्षय करता है। दुनिया में जो क्रांतियां हुई है, सामाजिक परिवर्तन हुए हैं, उनमें युवकों की बड़ी भूमिका रही है। मगर जो पीढ़ी ऊपर की पीढ़ी की पतनशीलता अपना ले क्योंकि वह सुविधा की है और उसमें सुख है, वह पीढ़ी कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। ऐसे युवक है जो क्रांतिकारिता का नाटक बहुत करते हैं पर दहेज भरपूर लेते हैं। कारण बताते हैं कि मैं तो दहेज को ठोकर मानता हूं पर पिताजी के सामने झुकना पड़ा। यदि युवकों के पास दिशा हो, विचारधारा हो, संकल्पशीलता हो, संगठित संघर्ष हो तो वे परिवर्तन ला सकते हैं। पर मैं देख रहा हूं कि एक पीढ़ी अपने से ऊपर की पीढ़ी से अधिक जड़ और दकियानुसी हो गई है। यह शायद हताशा से उत्पन्न भाग्यवाद के कारण हुआ है। अपने पिता से अधिक तत्ववादी, बुनियाद परस्त, फंडामेंटलिस्ट लड़का है। दिशाहीन, बेकार, हताश, नकारवादी, विध्वंसवादी, बेकार युवकों की यह भीड़ खतरनाक होती है। इसका उपयोग खतरनाक विचारधारा वाले लोग, व्यक्ति और समूह कर सकते हैं। इस भीड़ का उपयोग नेपोलियन ने किया था, हिटलर और मुसोलिनी ने भी किया था। यह भीड़ धार्मिक उन्मादियों के पीछे चलती है। यह भीड़ किसी भी ऐसे संगठन के साथ हो सकती है जो उन्माद और तनाव पैदा करे।
फिर इस भीड़ से विध्वंसक काम कराए जा सकते हैं, विध्वंसक काम कराए जा सकते हैं। ये भीड़ फासिस्टों का हथियार बन सकती है। हमारे देश में ये भीड़ बढ़ रही है, इसका उपयोग भी हो रहा है। आगे इस भीड़ का उपयोग सारे राष्ट्रीय और मानवीय मूल्यों के विनाश के लिए, लोकतंत्र के नाश के लिए करवाया जा सकता है।